हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन मोर स्टेप। दोस्त, आज हमारा साइंस सीरीज तीसरा है और आज मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं वही डिस्कस करने वाला हूं आज। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे हमारा पहला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? अधिक हो जाता है, वही रहता है, कम हो जाता है या निश्चित नहीं रहता? कहने का मतलब जब आयरन रस्ट होता है, आयरन पे जो जंग लगता है उससे क्या होता है, भार उसका बढ़ता है, कम रहता है या फिर वही रह जाता है या निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे पे जंग लगने के बाद जो उस लोहे का भार होता है वो अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्यों अधिक होता है? देखिए, ये लोहे पे जंग लगने का कारण एक कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है, जिसे हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। और इसमें क्या होता है, जंग लगने के बाद क्या होता है, फेरस ऑक्साइड नाम का एक फेरस ऑक्साइड क्या होता है उस पर जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे उसका और कलर भी आप देख सकते हैं कैसा होता है। आप आसपास देखे होंगे अपने आयरन को रस्ट होते हुए, उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन टाइप में हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है इस टाइप से, और उसका भार बढ़ जाता है। पहले से क्या होता है, भार उसका बढ़ जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? आपका ऑप्शन है एम्पियर, कूलम, ईएसयू, केल्विन। तो चार्ज का एसआई यूनिट आपको पता होगा। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। एम्पियर किसका एसआई यूनिट है? तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है। केल्विन किसका है? तो टेम्परेचर का है। इससे आप कभी कभी एग्जाम में आपको एम्पियर पूछ देगा, केल्विन भी पूछ सकता है। तो एम्पियर को याद रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का है और ये केल्विन का, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, कभी आप लोग सुने होंगे कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और जैसे जो शिशु वर्ग के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है उस हिसाब से हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है उनके शरीर में कि कितना मात्रा में हीमोग्लोबिन हो। जैसे जो बच्चा भ्रूण हो, भ्रूण करने का मतलब जो बच्चा पेट में हो उसका हीमोग्लोबिन कुछ और होगा, और जो मतलब जो क्या बोल सकते हैं आप, जो अंडर एज मतलब पार हो चुका उसका 18 एज हो, 20 एज, मतलब एज के हिसाब से आपका हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे हीमोग्लोबिन क्यों, मतलब उसका कार्य क्या हमारे शरीर में? जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लोहे का उपयोगीकरण और ऑक्सीजन परिवहन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त में पाए जाने वाला एक जो हमारा रक्त लाल होता है, जो आरबीसी हमारा होता है, रेड ब्लड सेल जो लाल होता है, जिसे कहते हैं हम लोग लाल होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन का। जैसे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाता है और हमारे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को ले गया फेफड़ों से, और शरीर के जितने भी ऊतक है, मतलब जितने भी टिश्यू है, जितने भी हमारे सेल होते हैं, सारे प्रॉपर ढंग से वर्क अपना काम कर सके। इसलिए ऑक्सीजन, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ना हो तो हम कोई भी काम कर नहीं सकते। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, आपको पता भी है। तो ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है। जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फिर फेफड़ों तक पहुंचाता है, फिर उसका फिल्टर होता है। इस टाइप से प्रॉपर वर्क होते रहता है। तो शरीर में आपसे पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन, वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का संचरण, मतलब इसका परिवहन करवाता है हीमोग्लोबिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हम लोग बना के दिखाते हैं। पहले आप लोग जिप्सम का फॉर्मूला देख लीजिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हिंदी में मैं भी लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको जब हीट किया जाता है, मतलब इसको गर्म किया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस केल्विन पे? 373 केल्विन पे इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये टूटता है। इसमें टूटता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O, इसमें टूटता है। और यही फॉर्मूला आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में POP लिखा हूं मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही इसका फॉर्मूला है।
तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं कि CaSO4 हाफ H2O, किसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे किसी का हड्डी टूटता है, मतलब बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वहां हम लोग को हड्डियों की मरम्मत के लिए उसमें प्लास्टर लगाया जाता है, सुने ही होंगे आप लोग। और मूर्ति और बर्तन जैसे बनाने वाली चीजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग हम लोग जो कृषि लोग, जो हमारे किसान लोग होते हैं, वो खाद्य पदार्थ में इसका यूज करते हैं जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग की विमा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में जानते ही होंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप डायमेंशन बना सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस और टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसमें वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एम एल टी, लेकिन एम तो यहां है ही नहीं, तो एम का पावर क्या रख देंगे 0, और यहां पर एल क्या हो जाएगा -1, सॉरी एल क्या हो जाएगा आपका 1, और टी आपका क्या हो जाएगा -1। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन m0l टी का पावर -1, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। ये था आपका वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वेग की विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। जो हमारी कोशिका होते हैं उसका दिमाग, द ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है। जिस तरह हमारा पूरा बॉडी का जो हमारा मेन पार्ट होता है मस्तिष्क, सब हम लोग बोल सकते हैं जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है मस्तिष्क, उसी तरह कोशिका भी कंट्रोलिंग पार्ट होता है। तो कोशिका का कंट्रोलिंग पार्ट हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। और कोशिका के बारे में 2-3 पॉइंट और जान लीजिए। कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये भी आपको पता होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ये होगा आपका कोशिका। और कोशिका के बारे में जान लीजिए, कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति ने कोशिका का खोज किया था। और किसमें किया था, तो उस समय एक पेड़ का जो छाल होता था, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते थे, वो मृत पेड़ का छाल, जो मतलब पेड़ मर चुका है उसमें से रॉबर्ट हुक ने उसी में से कोशिका का, और कोशिका हमारा आपका क्या होता है, एक्चुअली कोशिका जो होता है एक आपका हाउस, छोटे छोटे हाउस होते हैं ना, जैसे आप मधुमक्खी का छत्त देखेंगे उसी टाइप से एक बना हुआ रहता है कोशिका का, मतलब आप बोल सकते कोशिका का किस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, तो उस टाइप से रहता है। और भी कोशिका के बारे में बहुत चीज है। आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मानव बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचे भवन की छत से पत्थर को गिराया जाता है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। मान लीजिए कोई ऊंचा भवन है, एक मीनार ऊंचा, इस पे कोई इंसान होगा, यहां से कोई एक पत्थर को गिराया जाता है। तो जनरली ऊपर से पत्थर को गिराया जा रहा, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा होगा यू होगा, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उस समय उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। और उसका हाइट क्या दिया हुआ आपका, 40 मीटर दिया हुआ। और जो आपका ग्रेविटी होगा जी, आपका जी का वैल्यू होगा, जो जी आपका वैल्यू 9.8 होता है, आपको पता ही है जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8। आपसे पूछा गया है 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी हमारा भी जो होगा वो 40 मीटर गिरने के बाद कितना होगा उसका भी आपका पूछा गया कि भी कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला होता है। u कितना दिया हुआ, 0 का स्क्वायर करेंगे 2gh, 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ
और एच दिया हुआ आपका 40। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट काटे 10 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 8 इंटू 98, इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8 8 64, 9 8 72 और ये होगा 6, मतलब इतना आ जाएगा 784 आ जाएगा आपका। तो v स्क्वायर इक्वल टू 784, तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट अंदर चढ़ेगा इधर। आपका ये आंसर हो गया, यही पूछा था आपसे कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट इन द एलपीजी। जो हमारे एलपीजी में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, जिससे ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, इस टाइप से जो हमारा एलपीजी में होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। इसमें हमारा जो मेजर कंपोनेंट क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ब्यूटेन होता है। वैसे प्रोपेन भी होता है लेकिन ब्यूटेन का मात्रा उसमें ज्यादा होता है, इसलिए ब्यूटेन इसमें आंसर इसका ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। देखिए ये विटामिन ए बी सी और डी है। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक द्वारा विटामिन का खोज किया गया था। और जो विटामिन का जो ए बी सी डी इस अल्फाबेट पे ही आधारित है, विटामिन को दिया गया है। और विटामिन जैसे विटामिन बी और सी, ये विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी। आपसे पूछेगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो KEDA, ये क्या आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अब यहाँ पर दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन डी और विटामिन के। देखिए हमारे शरीर में सारे विटामिन बनते नहीं है, लेकिन ये दो विटामिन क्या होता है, विटामिन डी और के विटामिन के, ये हमारे शरीर में कोशिका में उत्पन्न भी होते हैं। विटामिन संश्लेषित होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हम लोग सूर्य का रोशनी लेते हैं, सूर्य की रोशनी के माध्यम से विटामिन डी मिल गया, तो ऐसे ऐसे मतलब विटामिन डी और विटामिन के हमारे शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, मतलब बन सकते हैं, ऐसे बोला जा सकता है। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। बाकी सारे विटामिन जो है हम लोग भोजन के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण डिस्पर्शन सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा लाल रंग होता है, लाल रंग का डिस्पर्शन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का ज्यादा होता है। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, आप उस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।